हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे लम्स पास पेपर सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर BSN के मोस्ट रिपीटेड MCQs। फ्रेंड्स, हम डिटेल में वीडियो को डिस्कस करेंगे। जो इनकरेक्ट ऑप्शन थे उन्हें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लाजमी नहीं कि जो अगले साल MCQs आए थे वही ये साल आए। इनकरेक्ट ऑप्शन को भी वो MCQs बनाकर दे सकते हैं, तो एक ही सवाल से हमारे 4 MCQs हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं अपने MCQs को। फर्स्ट MCQ है हमारा, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट इन स्कैटर्ड ट्रैक्शन इज। अब नर्सिंग जो पेशेंट स्कैटर्ड ट्रैक्शन पर है उसमें हम क्या नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी नर्सिंग केयर की। ए ऑप्शन इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, बी ऑप्शन रिस्क फॉर इन्फेक्शन, सी ऑप्शन acute pain, डी ऑप्शन रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी नंबर है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। अब बी ऑप्शन करेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें पेशेंट जो है वो ट्रैक्शन पर होता है, तो उसके अंदर इस बोन के अंदर स्क्रूज पिंस जो है ना वो एंटर की जाती है, तो वो डायरेक्ट पोर्ट ऑफ एंट्री होता है बैक्टीरिया के लिए। जबकि रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन जो है वो लीस्ट जो है ना सबसे लास्ट वाला हो सकता है, लीस्ट रिस्क हो सकता है पेशेंट के लिए। और रिस्क फॉर इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी ये आम बात है, क्योंकि पेशेंट जो है वो है ही ट्रैक्शन पर, वो हिल जुल नहीं सकता। और एक्यूट पेन जो है वो मेडिकेशन के साथ सही हो जाती है, पेन किलर्स से। ओके, तो नेक्स्ट MCQ है हमारा, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क इज एक्यूरेट। ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क के लिए कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेट है। ए ऑप्शन स्मोकिंग इंक्रीज रिस्क, बी ऑप्शन मल्टीपैरिटी इज प्रोटेक्टिव, सी ओबेसिटी इज मेजर रिस्क, डी कैफीन हैज़ नो इफेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए नंबर, स्मोकिंग इंक्रीज रिस्क। स्मोकिंग जो है ना वो रिस्क को बढ़ाती है, क्यों? क्योंकि स्मोकिंग से ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन जो है वो हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से यहाँ पर स्मोकिंग वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। मल्टीपैरिटी मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है, तो मल्टीपैरिटी प्रोटेक्टिव नहीं होता, क्योंकि प्रेगनेंसी में के दौरान के बाद क्या होता है, डिलीवरी के बाद बेबी की ग्रोथ के लिए माँ की बॉडी से कैल्शियम यूटिलाइज होता है, तो इसलिए वहाँ पर कैल्शियम की कमी हो जाती है। और ओबेसिटी रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेट डालता है बोन्स पर और उनका मांस बढ़ने लगता है, ये पतले लोगों में रिस्क होता है। ठीक है, और कैफीन जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करती है, तो इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट MCQ है हमारा, विच असेसमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट विद न्यूली अप्लाइड कैस्ट। अब कौन सी असेसमेंट की जाती है पेशेंट में जिन्हें न्यू कैस्ट लगाया जाता है। तो ए ऑप्शन है इंस्पेक्ट कलर एंड मूवमेंट ऑफ डिजिट्स, बी आस्क अबाउट इचिंग इनसाइड द कैस्ट, सी माय ब्लड प्रेशर, डी चेक बॉल सिंड्रोम। तो ऐसा ब्लड प्रेशर, दी चेक बॉल सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए नंबर, इंस्पेक्ट कलर एंड मूवमेंट ऑफ डिजिट्स। क्योंकि नया केस लगाया जाता है तो स्वेलिंग होने का खतरा होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाने का खतरा रहता है, जिसे हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए उंगलियों यानी कि डिजिट्स का रंग, ठीक है, और मूवमेंट चेक करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? इचिंग जो है वो नॉर्मली होती है आफ्टर कैस्ट लगाने के बाद, इचिंग जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ब्लड BP एंड बॉवल सिंड्रोम इनका कोई इनसे कनेक्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है हमारा, विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज बोन फ्रैगमेंट्स दैट पेनिट्रेट द स्किन। इनमें से कौन सा फ्रैक्चर है का टाइप है जो कि बोन फ्रैगमेंट्स मतलब बोन जो है वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और पेनिट्रेट कर जाता है स्किन को, वो फ्रैक्चर बताएं जिसमें स्किन फट जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है। डिफरेंस इसके ऑप्शन ए है ग्रीन स्टिक, बी कम्युनिकेट, सी ओपन या कंपाउंड, डी ट्रांसवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ओपन, जिसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हड्डी टूट कर स्किन को फाड़ कर बाहर निकल आ जाए तो इसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ग्रीन स्टिक जो है वो बच्चों में बोन बेंड हो जाने की वजह से हो जाती है। ठीक है, और कम्युनिकेटेड में क्या होता है, बोन जो है वो छोटे छोटे पीसेस में उनके टुकड़े हो जाते हैं। सही है, और ट्रांसवर्स जो है ये 90 डिग्री फ्रैक्चर लाइन है कि 90 डिग्री पर बोन जो है वो बिल्कुल सीधी टूटती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है, when inspecting a casted extremity what sign suggests impaired circulation। impaired circulation हमें कैसे पता चलेगा?
के दौरान। तो ए है वार्म स्किन, बी कैपिलरी रिफिल लॉन्गर देन 3 सेकेंड, सी ऑप्शन है नॉर्मल मूवमेंट, डी ऑप्शन है नो रिपोर्ट ऑफ नमनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है कैपिलरी रिफिल लॉन्गर देन 3 सेकेंड। अगर आप उंगली को दबाने के बाद उसका रंग वापस पिंक होने में या लाल होने में 3 सेकंड से ज़्यादा वक्त लगेगा तो इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड है। ठीक है, ए, सी एंड डी ऑप्शन जो है वार्म स्किन, नॉर्मल मूवमेंट, नो नमनेस, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा फ्रेंड्स, द नर्स शुड अलाइन वेट्स इंट्रैक्शन सो डैट। नर्स को अलाइन करना चाहिए वेट को जो ट्रैक्शन में होता है। ऑप्शन है दे रेस्ट ऑन द फ्लोर, जो वेट्स होते हैं उन्हें अलाइन करना चाहिए फ्लोर पर। दे हैंग फ्रीली हैंग करना चाहिए, या बेड इज़ फ्लैट, द बेड इज़ फ्लैट। डी ऑप्शन है द पेशेंट होल्ड्स देम, या पेशेंट उन्हें खुद होल्ड करे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है दे हैंग फ्रीली। ठीक है, नर्सिस को जो वेट होता है वो हैंग करना होता है फ्रीली। क्यों? ट्रैक्शन का मकसद बॉन को अपनी जगह खींच कर रखना होता है। ये तभी मुमकिन है जब वेट्स जो हैं वो हवा में आज़ाद लटक रहे हों। ठीक है, हैंग फ्रीली हो। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है? रेस्ट ऑन फ्लोर, अगर वज़न ज़मीन पर होगा तो खिंचाव टेंशन ख़त्म हो जाएगी और ट्रैक्शन काम नहीं करेगा, और पेशेंट उसे होल्ड करे तो उससे पेशेंट की सेफ्टी ख़राब होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, नर्स टीचिंग अ पेशेंट विथ रूमेटाइड आर्थराइटिस वुड एक्सप्लेन दैट एस्पिरिन इज यूज्ड टू। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उससे नर्स जो है वो टीच करेगी जो एस्पिरिन है वो किस लिए यूज़ होता है। ए ऑप्शन क्योर द डिजीज़, बी ऑप्शन इंक्रीज बोन डेंसिटी, सी ऑप्शन प्रोमोट डायूरेसिस, डी ऑप्शन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो फ्रेंड्स जो हमारा एस्पिरिन है वो रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, ये नर्स उसे सिखाएगी पेशेंट को। बाकी इनकरेक्ट है, एस्पिरिन जो है वो क्योर के लिए यूज़ नहीं होती क्योंकि आर्थराइटिस जो है एक क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है, तो ये क्योर नहीं कर सकती उसे, और बोन डेंसिटी का एस्पिरिन का बोन्स को मजबूत करने से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शन है डिजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर, बी ऑप्शन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस विथ रूमेटाइड फैक्टर, सी ऑप्शन इन्फेक्शियस जॉइंट डिजीज, डी ऑप्शन बोन कैंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। ठीक है, ये सही क्यों है? क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ ज़्यादा इस्तेमाल से जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके बीच मौजूद कार्टिलेज के घिस जाने, वियर एंड टियर की वजह से होता है, इसलिए इसे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रूमेटाइड फैक्टर जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता। और सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट क्यों है? ये किसी जर्म या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से नहीं होता ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, अर्ली प्रिडिक्टर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इंक्लूड। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, उसमें अर्ली प्रिडिक्टर्स क्या होते हैं? ए ऑप्शन इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, बी ऑप्शन सडन डिस्पनिया एंड चेस्ट पेन, सी ऑप्शन इंक्रीज एपेटाइट, डी ऑप्शन नॉर्मल ऑक्सीजन सिचुएशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सडन डिस्पनिया एंड चेस्ट पेन। जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है तो क्या होता है? अचानक से सांस लेने में मुश्किल होती है और चेस्ट में पेन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा फ्रेंड्स, अ पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, जो पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस है जिस पेशेंट को, वो ग्रेटेस्ट रिस्क पर होगा किस टाइप ऑफ फ्रैक्चर के? ए है स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, बी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया, सी कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा, डी ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी नंबर, कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा। फ्रेंड्स अभी ऑप्शन करेक्ट क्यों है सी नंबर? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में स्पाइनल बोन इतनी खोखली हो जाती है कि बॉडी का अपना ही वेट उससे बर्दाश्त नहीं होता, और पेशेंट और जिसे कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक, और बाकी ऑप्शंस जो हैं ए, बी एंड डी, ये फ्रैक्चर्स आमतौर पर एक्सीडेंट या डायरेक्ट चोट लगने से होती है, जबकि कंप्रेशन फ्रैक्चर जो है वो बिना चोट के सिर्फ बॉडी से होता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा फ्रेंड्स, when applying a new plaster cast the nurse should handle it with। जब हम न्यू प्लास्टर केस्ट लगाएं तो नर्स को इसे किस चीज़ से हैंडल करना चाहिए? ए ऑप्शन फिंगर टिप से, ओनली टू अवॉइड डेंट्स, बी द पाम ऑफ द हैंड, सी अ टॉवल,
डी इट डज नॉट मैटर, प्लास्टर सेट्स क्विकली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो बी नंबर ऑप्शन है, द पाम्स ऑफ द हैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही क्यों है? प्लास्टर का शुरू में गीला और नरम होता है। अगर उंगलियों की फ़ौरन फिंगर टिप से पकड़ा जाए तो केस में डेंट्स पड़ जाते हैं, अंदर की स्किन पर चुभते हैं और प्रेशर अल्सर बन सकते हैं। इसलिए हमें पाम के इस्तेमाल, हथेलियों के इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है, द नर्स नोज दैट अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऑकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव इन। अभी हमने पढ़ा है कि ये इन्फेंट्स बच्चों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, डैश विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैलस फॉर्मेशन। अब कौन सी विटामिन है जो कि कैलस फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? विटामिन सी। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है? क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद जो नया जोड़ बनता है उसे कैलस कहते हैं। विटामिन सी कोलेजन बनाने के लिए ज़रूरी है जो कैलस के बेसिक ढांचा बनाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में विटामिन डी होता तो वो कैल्शियम को जमाने के लिए सही होता, पर दिए गए ऑप्शंस में विटामिन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर पेपर्स में विटामिन डी आ जाए तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा फ्रेंड्स, पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हैव एन इंक्रीज रिस्क फॉर। ठीक है, जो पेशेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस होता है उन्हें किस चीज़ का रिस्क होता है? ए ऑप्शन है पेनफुल जॉइंट इन्फ्लेमेशन, बी ऑप्शन है पेरिफेरल ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, सी ऑप्शन है इन्फेक्शन इन द बोन, डी ऑप्शन है फ्रैक्चर फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन है, फ्रैक्चर फॉर्मेशन। ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में क्या होता है, हमारे जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, वो खोखली या कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा रहता है। अब पेनफुल जॉइंट इन्फ्लेमेशन जो है वो आर्थराइटिस में होता है। ठीक है, जहाँ पर जॉइंट्स में सूजन हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में जॉइंट्स में सूजन नहीं होती। पेरिफेरल ब्लड क्लॉट जो है इसका ताल्लुक डीप वेन थ्रोम्बोसिस से, डीवीटी से, ब्लड सर्कुलेशन से, बोन मास कम होने से नहीं। और जो इन्फेक्शन इन द बोन है ये ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है, ओपन वाउंड्स या सर्जरी से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन depends on the type of infection and degree of damage, including fatigue, dyspnea, palpitation, discomfort in chest and upper abdomen, and sudden cardiac death. फ्रेंड्स, इसमें ये सारी साइन एंड सिम्टम्स दी गए हैं, जिसमें फटीग, डिस्पनिया, पल्पिटेशन, डिस्कम्फर्टनेस इन चेस्ट, अपर एब्डोमेन, सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स किस पेशेंट में होते हैं? एंडोकार्डाइटिस ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मायोकार्डाइटिस, सी ऑप्शन पेरिकार्डाइटिस, डी ऑप्शन अनस्टेबल एंजाइना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो मायोकार्डाइटिस में होता है। अब ये सही क्यों है? क्योंकि मायोकार्डाइटिस जो है वो हार्ट मसल के इन्फेक्शन को कहते हैं। जब हार्ट मसल्स इन्फेक्ट होते हैं तो दिल सही से पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फटीग यानी कि थकावट, सांस फूलना यानी कि डिस्पनिया, दिल की धड़कन तेज़ होना, पल्पिटेशन, और सीरियस केसेस में अचानक दिल बंद हो जाना, सडन कार्डियक डेथ का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? एंडोकार्डाइटिस ये दिल के अंदरूनी वाल्व्स का इन्फेक्शन होता है, इसमें ज़्यादातर मरमर साउंड एंड फीवर मिलता है। पेरिकार्डाइटिस ये दिल के बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है ना, सैक की इन्फेक्शन, सूजन है। ठीक है, ये दिल के बाहरी मेम्ब्रेन की सूजन है। इसका दर्द आमतौर पर आगे झुकने से ठीक होता है और ऊपर एब्डोमेन तक नहीं जाता। अनस्टेबल एंजाइना ये इनकरेक्ट क्यों? ये आर्टरीज के बंद होने से होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द फॉलोइंग आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बर्न्स involving total destruction of epidermis, dermis, muscles and bone। ठीक है, ये फॉलोइंग जो है साइन सिम्टम है जलने के, जिसमें आपका एपिडर्मिस, डर्मिस लेयर, स्किन की मसल्स, इसके बोन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये ऑप्शन है 4th डिग्री बर्न है, ये 5th डिग्री बर्न है, 3rd डिग्री बर्न है या 1st डिग्री बर्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये 4th डिग्री बर्न है। तो फ्रेंड्स, ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि बर्न की डिग्रीज डेप्थ के हिसाब से एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है, स्किन के ऊपर लेयर, अंदरूनी लेयर, मसल, बोन, ये सब जल जाए, मुकम्मल तबाह हो जाए तो इसे हम 4th डिग्री कहते हैं। 3rd डिग्री जो है उसमें से एपिडर्मिस और डर्मिस ही
जो है ना वो असर होते हैं इन पर, और बोन्स और मसल्स तक नहीं जाती। फर्स्ट डिग्री जो है वो हल्का सा बर्न होता है, जैसे कि सन बर्न हो गया, इसमें एपिडर्मिस पर लाली आती है, मतलब हल्का सा लाल हो जाती है। और फिफ्थ डिग्री जो है मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्लासिफिकेशन में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है, प्राइमरी गोल ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का क्या है ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट में, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के। ए ऑप्शन है टू प्रिवेंट सीजर्स, बी ऑप्शन टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, सी ऑप्शन टू रीस्टोर ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन, डी ऑप्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू रीस्टोर द ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग की आर्टरीज जो है उसमें ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है और दिमाग को खून मिलना बंद हो जाता है। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की हेल्प से क्या होता है, वो क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और ब्लड फ्लो दोबारा शुरू हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है दिमाग में। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, प्रिवेंट सीजर्स के लिए हम सीजर्स को रोकने के लिए एंटी एपिलेटिक ड्रग्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, क्लॉट डिजोल्व करने वाली नहीं। और रिड्यूस बीपी, थ्रोम्बोलाइटिक डायरेक्ट बीपी कम नहीं करते, स्ट्रोक में अचानक बीपी बहुत नीचे लाना डेंजरस हो सकता है। और जो प्रिवेंट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स का काम है रोकना, थ्रोम्बोलाइटिक्स का नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, क्लिनिकल फीचर एसोसिएट विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का जो क्लिनिकल फीचर है वो क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर, ए ऑप्शन है रिक्वायरमेंट फॉर oral hypoglycemic agents, B option present of islet antibodies, C option rare ketosis, D option obesity। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो है प्रेजेंस ऑफ आइलेट एंटीबॉडीज। ये बी ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी का अपना इम्यून से आइलेट सेल्स को तबाह कर देता है जो कि इंसुलिन बनाते हैं। इस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को की वजह से खून में आइलेट एंटीबॉडीज़ मौजूद मिलती हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ की कन्फर्मेटरी निशानी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ओरल एजेंट्स जो हैं वो टाइप 1 के पेशेंट्स में इंसुलिन बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए उन्हें हम देते ही नहीं, ये टाइप 2 के पेशेंट्स को देते हैं। और जो रेयर कीटोसिस है, टाइप 1 में कीटोसिस जो है बहुत कॉमन होती है, रेयर नहीं। और ओबेसिटी जो है मोटापा, ये टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर है, टाइप 1 में नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा, विच असेसमेंट डेटा वुड इंडिकेट टू द नर्स दैट अ क्लाइंट वुड बी एट रिस्क फॉर अ हेमरेज स्ट्रोक। अब कौन सा यहाँ पर असेसमेंट डेटा है जो कि नर्स को पता चले कि क्लाइंट जो है वो रिस्क पर है हेमरेजिक स्ट्रोक के। ठीक है, ए ऑप्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 480 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बी ऑप्शन राइट साइडेड कैरोटिड ब्रूट, सी ऑप्शन ब्लड प्रेशर ऑफ 220/120, डी ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी नंबर, ब्लड प्रेशर ऑफ 220/120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये सही क्यों है, हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है दिमाग के किसी कमज़ोर नर्व का फट जाना और खून का दिमाग के अंदर फैल जाना। बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर यानी कि 220/120 दिमाग की जो आर्टरीज पर इतना सीवियर प्रेशर डालता है कि वो फट सकती हैं, इसलिए हाइपरटेंशन हेमरेजिक स्ट्रोक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, हाई ग्लूकोज ये डायबिटिक कोमा कर सकता है, इसका दिमाग की नर्व से कोई ताल्लुक नहीं। कैरोटिड ब्रूट ये नर्व के अंदर ब्लॉकेज को जाहिर करता है जो इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है, ब्लीडिंग का नहीं। ठीक है, और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ये लंग्स का कैंसर है, इसका स्ट्रोक से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, वाट इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट पेशेंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया टू प्रिवेंट ट्रिगरिंग द पेन। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दी जाए जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का पेशेंट है कि उसे पेन जो है ट्रिगर ना हो, प्रिवेंट हो। ए ऑप्शन है अवॉइड ओरल हाइजीन, बी ऑप्शन है ड्रिंक आइस्ड फ्लूइड्स, सी ऑप्शन वॉश फेस विथ वार्म वाटर, डी ऑप्शन च्यू ऑन द अनअफेक्टेड साइड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, डी ऑप्शन च्यू ऑन द अनअफेक्टेड साइड। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, अवॉइड ओरल
हाइजीन, अगर हम ओरल हाइजीन ना करेंगे तो इसमें मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है। सफाई ज़रूरी है पर हल्के हाथ से या सॉफ्ट ब्रश से। आइस्ड फ्लूइड बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी पीने से शॉक लगता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। सी ऑप्शन, वॉश फेस विथ वार्म वाटर। चेहरे पर पानी लगाने से भी ट्रिगर हो सकता है। आमतौर पर कॉटन वाइप यूज़ करने का मशवरा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा नियरली ऑल लंग कैंसर्स डेवलप इन। जो भी लंग्स कैंसर हैं वो डेवलप होती हैं किसमें? द नेज़ोफेरेंक्स ट्यूब, बी ऑप्शन द यूस्टिशियन ट्यूब, सी द ब्रोंकियल टिश्यू, डी द प्लूरल। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? ब्रोंकियल टिश्यू। अब ये सही क्यों है? लंग्स का अक्सर कैंसर सांस की नालियों के अंदरूनी पर्दे से शुरू होता है जिसे ब्रोंकियल टिश्यू कहते हैं। इसलिए अक्सर लंग कैंसर को ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कहा जाता है। सिगरेट का धुआं सबसे पहले इन्हीं टिश्यूज़ को डैमेज करता है। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है फ्रेंड? नेज़ोफेरेंक्स है ना, वो हलक और नाक का पिछला हिस्सा है, ये लंग का पार्ट नहीं। ऑस्टिशन ट्यूब जो है ये भी हलक को जोड़ती है, ठीक है, कान से। इसका सांस का लंग कैंसर से कोई भी ताल्लुक नहीं। प्लूरा जो है वो फेफड़ों की बाहरी लेयर होती है, कवर होता है। ये कैंसर यहाँ से शुरू नहीं होती बल्कि फैल कर यहाँ तक पहुँचती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा फ्रेंड्स, इट इज़ राउंड शेप ऑर्गन दैट वर्क्स विद द बेंड टू प्रोवाइड अस विजन। अब हमें तो पता है विजन के लिए आईज ही यूज़ होती है, एयर सुनने के लिए यूज़ होते हैं, नोज़ जो है वो स्मेल करने के लिए, स्किन जो है वो टच करने के लिए, टेम्परेचर को महसूस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आईज है, बी नंबर। और नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है फ्रेंड्स? हमें पता है वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एक वैसोप्रेसिन और दूसरा एंटीडायरेटिक हार्मोन, ठीक है, सॉरी एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वहाँ पर बनता नहीं है, बनता ये हाइपोथैलेमस में है, पर ये सीक्रेट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ पर ही ये स्टोर रहता है। सोमाटोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये सब जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। सोमाटोस्टेरोन जो है स्टेटिन, ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी, ये हाइपोथैलेमस और पेनक्रियास से निकलता है। कैल्सिटोनिन ये गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, ओके फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद डायबिटीज इंसिपिडस। द नर्स शुड इंक्लूड दैट अ डिफिशिएंट हार्मोन इज। अब नर्स को टीचिंग प्लान बनाना है क्लाइंट को कि डायबिटीज मेलाइटस के लिए, ठीक है। द नर्स शुड इंक्लूड द डिफिशिएंट हार्मोन। अब नर्स कौन सा हार्मोन इसमें इंक्लूड करेगी? एंटीडायरेटिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन, एंटीडायरेटिक हार्मोन। डायबिटीज़ ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंटीडायरेटिक हार्मोन जो या तो बनता नहीं है या किडनी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती। एंटीडायरेटिक हार्मोन का काम किडनी से पानी को वापस बॉडी में एब्जॉर्ब करना होता है। इसकी कमी से पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन होता है जिसे पॉलीयूरिया कहते हैं, या ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है? क्योंकि TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसका डायबिटीज़ इंसिपिडस से कोई भी लिंक नहीं। FSH एंड LH ये जो हार्मोन है, C एंड D ऑप्शन, ये दोनों रिप्रोडक्टिव हार्मोन से ओवरीज एंड टेस्टिस के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारा, डैश इज करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली एलिवेटेड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, IOP, which can manage the optic nerve which carries visual information from eye to brain। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल में कह रहा है एबनॉर्मली एलिवेटेड जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है आई में जो कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, तो वो इनमें से कौन करता है? कैटरेक्ट मतलब किसकी वजह से होता है? कैटरेक्ट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ग्लाउकोमा, नन ऑफ दीज, और ओटाइटिस मीडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ग्लाउकोमा है। अब ये करेक्ट क्यों है फ्रेंड्स? ग्लाउकोमा ये इसे हम काला मोतिया भी कहते हैं। आँख की ऐसी डिजीज़ है जिसमें आँख के अंदर का पानी का प्रेशर जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर जिसे हम कहते हैं बढ़ जाता है। ये
बढ़ा हुआ प्रेशर दिमाग तक नज़र फराहम करने वाली नस यानी कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। अगर इसका सही से इलाज ना किया जाए, इसे कंट्रोल ना किया जाए तो बंदा ब्लाइंड हो सकता है। बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। कैटरेक्ट जो है ना, वो हम सफ़ेद मोतिया को कहते हैं। इसमें आँख के लेंस का धुंधलापन, क्लाउडी होने का कहते हैं। इसका इंट्राओकुलर प्रेशर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। ओटाइटिस मीडिया ये कान के मिडिल ईयर जो होता है ना, इन्फेक्शन होता है उसका, आँख से इसका कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस इम्पेयर्स कोरोनरी ब्लड फ्लो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, इस सवाल में पूछ रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस किस वजह से बनता है कोरोनरी आर्टरी में, तो ब्लड फ्लो में। तो ए ऑप्शन है प्लेग्स ऑब्स्ट्रक्ट द वेन, प्लेग्स। बी ऑप्शन प्लेग्स ऑब्स्ट्रक्ट द आर्टरी। सी ऑप्शन ब्लड क्लॉट्स फॉर्म आउटसाइड द ब्लड वेसल वॉल। डी ऑप्शन हार्डन वेजल्स डायलेट टू अलाउ ब्लड टू फ्लो थ्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन, प्लेग्स ऑब्स्ट्रक्ट द आर्टरी। अब समझते हैं ये करेक्ट क्यों है। एथेरोस्क्लेरोसिस इस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें दिल की आर्टरीज जो है होती हैं, उनकी अंदरूनी जो वॉल होती है ना, इंटरनल वॉल पर कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसे हम प्लेग कहते हैं। ठीक है, ये प्लेग आर्टरी के रास्ते को तंग या ऑब्स्ट्रक्ट ब्लॉक कर देता है, जिससे दिल के मसल्स तक खून का बहाव कम हो जाता है। ठीक है, जब दिल के मसल्स पर खून नहीं जाएगा तो उससे कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन कहेंगे ऑब्स्ट्रक्ट द वेन। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो आर्टरीज में होता है, वेंस में नहीं। क्लॉट्स आउटसाइड वेजल, ब्लड क्लॉट जो है हमेशा अंदर बनता है वेजल्स के, आउटसाइड वो रास्ते को ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, वेजल्स डायलेट, एथेरोस्क्लेरोसिस में वेजल्स डायलेट नहीं होती बल्कि वो नैरो हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी फॉर इस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है, द प्राइमरी गोल इज़ टू कंट्रोल द क्लाइंट्स। क्या कंट्रोल करनी चाहिए क्लाइंट की? पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, ब्लड प्रेशर। अब ये करेक्ट क्यों है? ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी देने के बाद ब्लीडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर शुरुआती 24 घंटों में बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो दिमाग के अंदर हेमरेज होने का सख्त खतरा होता है, इसलिए बीपी को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। ए, बी एंड डी गलत क्यों है? पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ये वाइटल साइंस चेक करना ज़रूरी है, लेकिन थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी के बाद दिमाग में ब्लीडिंग को रोकने के लिए बीपी को मेंटेन करना सबसे टॉप प्रायोरिटी होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा दिस इज एन एबनॉर्मल वाइडनिंग एंड बलूनिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू वीकनेस इन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल। अब ब्लड वेजल के वॉल में एबनॉर्मली वाइडनिंग हो रही है या बलूनिंग फूल जा रही है। ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल वीकनेस की वजह से। अब उसे हम क्या कहेंगे? ये नंबर ऑप्शन है एन्यूरिज्म। अच्छा, बी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सी एथेरोस्क्लेरोसिस, डी वेनस थ्रोम्बोसिस। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए नंबर है, एन्यूरिज्म। ठीक है, अब ये करेक्ट क्यों है? जब किसी आर्टरी की वॉल कमज़ोर हो जाती है तो खून के प्रेशर की वजह से वो जगह एक गुब्बारे की तरह फूल जाती है, जिसे हम बलूनिंग कहते हैं। इस एबनॉर्मल वाइडनिंग या फूलने को मेडिकल टर्म में एन्यूरिज्म कहा जाता है। अगर ये फट जाए तो सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अब बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर्टरी की दीवारों का सख्त यानी कि हार्ड हो जाना, और एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी के अंदर प्लेग या फैट का जमा होना। ठीक है, वीनस थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है? वेन के अंदर खून का क्लॉट बन जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा फीवर, हेडेक एंड न्यूकल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स सीन इन। अब ये सारे सिम्टम्स किस में नज़र आते हैं? मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, अल्जाइमर डिजीज़, एंसेफेलाइटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है मेनिंजाइटिस में ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब ये करेक्ट क्यों है? मेनिंजाइटिस दिमाग और रीढ़ की हड्डी की हिफाजत, मेनिंजिस की सूजन इन्फेक्शन को कहते हैं। ठीक है, इसके 3 सबसे मशहूर क्लासिक ट्रायड सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर, हेडेक और न्यूकल रिजिडिटी यानी गर्दन का अकड़ जाना, नेक स्टिफनेस। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स मेनिंजाइटिस के हैं।
बाकी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? ब्रेन एब्सेस, दिमाग में पस का पड़ जाना, इसमें लोकलाइज साइन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब लोकलाइज मतलब उसी जगह पर होता है वो। अल्जीमर, ये दिमाग के सेल्स का कमज़ोर होना है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, बुखार या न्यूक्लियर रिजिडिटी नहीं होती। एनसेफेलाइटिस, ये डायरेक्ट दिमाग के टिश्यू का इन्फेक्शन है, इसमें अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड सीजर ज़्यादा देखे जाते हैं बनस्पत न्यूक्लियर रिजिडिटी के। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट्स। अब जो कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट्स हो, मतलब मूव भी ना कर सके, वो कौन से जॉइंट है उसका एग्जाम्पल है टीथ, पेल्विस, क्रेनियम, एल्बो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्रेनियम, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट क्यों है फ्रेंड्स? वो इसलिए क्रेनियम आपस में जिन जॉइंट से जुड़ी हुई होती है उन्हें स्विचेस कहते हैं, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, रट्टी बराबर भी इसमें मूवमेंट नहीं होती, इसलिए कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट की परफेक्ट एग्जाम्पल है। टीथ जो है वो उनमें जो जॉइंट्स होते हैं वो कॉम्फोसिस होते हैं, फाइबर से जुड़ा हुआ होता है, माइनर शॉक एब्जॉर्ब करता है, क्रेनियम की तरह स्केलेटल बोन फ्यूजन नहीं होती इसमें। और पेल्विस जो है इसमें कौन सा जॉइंट्स होते हैं? सिम्फिसिस प्यूबिस, ये प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी मूवमेंट होती है इसमें। और एल्बो जो है काजोर एक हिंज जॉइंट है जो मुकम्मल हरकत करता है, मूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है एल्बो जॉइंट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ इम्पेयर म्यूकोसिलियरी फंक्शन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, शॉर्ट थ्रोट, पेरीऑर्बिटल एडिमा एंड फेशियल पेन इज नोटेड इन। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है ये सारी क्लिनिकल फीचर्स दी गई हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। तो ये किस इस डिजीज़ में होते हैं, कंडीशन में होते हैं? तो एक्यूट रिनोसाइनसिटिस, बी ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, सी ऑप्शन है क्रोनिक रिनोसाइनसाइटिस, डी ऑप्शन है लैरेंजाइटिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए एक्यूट रिनोसाइनसाइटिस, ठीक है। अब ये करेक्ट क्यों है? एक्यूट रिनोसाइनसाइटिस में नाक और साइनस की मेम्ब्रेन में अचानक सीवियर सूजन होती है, साइनस ब्लॉक होने की वजह से चेहरे पर दर्द यानी कि फेशियल पेन, आंखों के आसपास सूजन यानी कि पेरीऑर्बिटल एडिमा और बलगम जमा होने से म्यूकोसिलियरी फंक्शन खराब हो जाता है। पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से गला खराब यानी कि शॉर्ट थ्रोट और आवाज़ में भारीपन यानी कि हॉर्सनेस भी मिलती है। अब बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं? ब्रोंकाइटिस जो है ये सांस की नालियों यानी कि लंग्स का इन्फेक्शन है, इसमें फेशियल पेन या पेरीऑर्बिटल एडिमा नहीं होता। लैरेंजाइटिस ये इनकरेक्ट क्यों है? इसमें सिर्फ आवाज़ का बैठ जाना होता है, हॉर्सनेस हो जाता है, भारीपन हो जाता है। चेहरे का दर्द या आंखों की सूजन इसका हिस्सा इसमें नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा अ टेस्ट इन विच अ शार्प टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व जस्ट इन फ्रंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड एंड एंटीरियर टू द ईयर causes spasm or twitching of the mouth, nose and eye is। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेस्ट है जिसमें शार्प टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व पर टैप करने से जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड जो कि पैरोटिड ग्लैंड के एंड एंटीरियर टू द एयर के बिल्कुल एंटीरियर साइड पर है, causes स्पाज़म हो रहा है या ट्विचिंग हो रही है ऑफ माउथ, नोज एंड आई, तीनों की ट्विचिंग हो रही है, स्पाज़म हो रहा है। तो ये किस में होता है, कौन सा साइन है, इसे हम क्या कहते हैं? चोस्टिक साइन, हॉमन्स साइन, एलिन्स टेस्ट, ट्राउजर्स साइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए नंबर है, चोस्टिक साइन। अब ये करेक्ट क्यों है? बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम की कमी को चेक करने के लिए चोस्टिक साइन देखा जाता है। कान के बिल्कुल सामने चेहरे की नस यानी कि फेशियल नर्व पर उंगली से टैप करने से अगर चेहरे के मसल्स में झटका या ट्विचिंग आए तो टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और बी ऑप्शन इन बी सी डी इनकरेक्ट क्यों है? हॉमन साइन जो है वो हम डिप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए यूज़ करते हैं जो कि ब्लड फ्लो को चेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे एलिन टेस्ट में हम एबीजी टेस्ट करते हैं, ये आर्टरीज का ब्लड फ्लो चेक करने के लिए होता है। ट्राउजर्स साइन ये भी कैल्शियम की कमी के लिए है, पर इसमें बीपी कफ बांध कर हाथ की उंगलियों का स्पाज़म, कार्पोपेडल स्पाज़म देखा जाता है, चेहरे का नहीं। चॉपस्टिक साइन में हम चेहरे का स्पाज़म देख रहे थे जिसमें माउथ, नोज एंड आई तीनों शामिल थे, ठीक है। इसमें हाथ उंगलियों का देखते हैं हम ट्राउजर्स साइन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ नर्स इज वॉचिंग द कार्डियक मॉनिटर एंड नोटिस दैट द रिदम सडनली चेंजेस
ठीक है। There are no P waves, the QRS complex are wide and the ventricular rate is regular but over 100. The nurse determined that the client is experiencing. अब नर्स है जो कि वॉच कर रही है कार्डियक मॉनिटर को, ठीक है, एंड नोटिस कर रही है दैट द रिदम जो है वो सडनली चेंज होता जा रहा है, पी वेव्स बन ही नहीं रही और QRS कम्प्लेक्स जो है वो वाइड होता जा रहा है एंड वेंट्रिकुलर रेट जो है रेगुलर है बट ओवर 100 से ज़्यादा है। द नर्स डिटरमाइन, अब नर्स क्या डिटरमाइन करेगी तो क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, प्री मेचर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, साइनस ट्रैकीकार्डिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब ये करेक्ट क्यों है, एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक बहुत डेंजरस रिदम है जिसमें दिल की रफ्तार 100 से ज़्यादा होती है, यानी कि रेट ओवर 100 जो कि हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है। रिदम रेगुलर होता है, QRS कम्प्लेक्स वाइड होती है, ठीक है, क्योंकि सिग्नल वेंट्रिकल से आ रहे होते हैं इसलिए QRS कम्प्लेक्स जो होता है वो वाइड होता है। एट्रियम सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इसलिए पी वेव्स जो है वो एब्सेंट होती हैं, गायब होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है, जो प्री मेचर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो रॉन्ग इसलिए ये अचानक एक या दो बीच में आने वाली एक्स्ट्रा बीट्स होती हैं, पूरी रेगुलर रिदम डालकर भी ट्रैकीकार्डिया नहीं बनती। सी नंबर ऑप्शन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये बिल्कुल इरेगुलर एंड चार्टिक होती है, इसमें कोई साफ वाइड QRS कम्प्लेक्स या रेगुलर रेट नज़र नहीं आता। साइनस ट्रैकीकार्डिया, साइनस ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, हमेशा नॉर्मल नेरो QRS कम्प्लेक्सेस बनते हैं, वाइड नहीं बनते और पी वेव इनमें हमेशा लाजमी मौजूद होती है। सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज़्यादा MCQs डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सके और एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और करेक्ट आंसर के अलावा जो अदर ऑप्शंस होते हैं उन्हें भी अच्छे से सुन लिया करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि वो भी MCQs बनकर आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, एग्जामिनर चेंज करके भी तो दे सकता है ना। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।